मैं अजयपाल यादव, व्याख्याता इतिहास। पिछले पार्ट में हमने राष्ट्रपति कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन की रीति जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली थी उसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। आइए आज आगे पदच्युति की पद्धति। महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपने पद अवधि में किसी भी समय अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र 5 वर्ष से पहले किसी भी समय किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार, यहाँ पे अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगेगा? वो महाभियोग संविधान का उल्लंघन करने पर। यहाँ पे याद रखना कि ये तो लिखा है संविधान में कि संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा या चलाया जाएगा, लेकिन किस प्रकार से वो संविधान का उल्लंघन करता है इसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। अब तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद कौन सा है? 61। महाभियोग चलाने की अनुमति के लिए महाभियोग चलाने वाले सदन, यहाँ पे कोई सा भी सदन जिसमें लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में चलाया जा सकता है, पहले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। समस्त संख्या, जैसे राज्यसभा की समस्त संख्या 245, तो इसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद सहमति मिलती है महाभियोग चलाने की। सदन में प्रस्ताव प्राप्त होने के, यदि 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके महाभियोग चलाने की अनुमति मिल जाती है तो सदन में प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिन बाद, प्रस्ताव प्राप्त होगा उसके 14 दिन बाद महाभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा। और यदि महाभियोग का प्रस्ताव उस पर विचार किया जाएगा 14 दिन बाद, यदि महाभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके उपरांत प्रस्ताव द्वितीय सदन को भेज दिया जाता है। और जिस सदन में ये महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था वहाँ से यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, पारित हो जाता है। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से। इसके बाद यह प्रस्ताव द्वितीय सदन को भेज दिया जाता है। अब क्या होगा? द्वितीय सदन इन अभियोगों की या तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए विशेष समिति नियुक्त करेगा। यदि द्वितीय सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और द्वितीय सदन भी अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकृत कर ले तो प्रस्ताव क्या माना जाता है? स्वीकृत माना जाता है। द्वितीय सदन में प्रस्ताव जाएगा, द्वितीय सदन आरोपों की जांच करेगा। आरोप यदि सिद्ध हो जाते हैं, आरोप क्या है? संविधान का उल्लंघन। ये आरोप यदि राष्ट्रपति पर सिद्ध हो जाते हैं और 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को द्वितीय सदन भी स्वीकार कर लेता है तो प्रस्ताव क्या माना जाएगा? प्रस्ताव पारित माना जाएगा। और प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि से, जिस तिथि को यह प्रस्ताव स्वीकृत होगा द्वितीय सदन में, उसी तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत समझा जाएगा। तो ये प्रस्ताव पारित होते ही राष्ट्रपति पदच्युत माना जाता है और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है
वो प्रक्रिया कौन सी है? महाभियोग, ये प्रक्रिया है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को प्राथमिक रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक सामान्यकालीन शक्तियाँ, जिसमें कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वैदेशिक क्षेत्र से संबंधित शक्तियाँ, ये सारी शक्तियाँ क्या कहलाती हैं? सामान्यकालीन शक्तियाँ। संकटकालीन शक्तियाँ, इसमें संकटकालीन शक्ति होती है युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय, आपातकालीन स्थिति, अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल की स्थिति, ये शक्तियाँ संकटकालीन शक्तियाँ कहलाती हैं। तो आइए इनके बारे में और विस्तार से पढ़ते हैं। कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 53, संविधान के अनुच्छेद 53, देखिए अनुच्छेद 52 पढ़ा था हमने, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। 54 राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल। 55 निर्वाचन की रीति क्या है। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है तथा वह इसका प्रयोग या तो स्वयं करता है संविधान के अनुसार, यहाँ पे संविधान के अनुसार या तो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। अब इसमें पहली है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति। कार्यपालिका शक्ति में महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों की, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। तो महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करता है। विभिन्न राज्यों के लिए राज्यपालों की, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, और विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? कार्यपालिका शक्ति अथवा प्रशासनिक शक्ति। दूसरा है शासन संचालन संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण करता है कि कौन व्यक्ति गृह मंत्रालय संभालेगा, कौन वित्त मंत्रालय संभालेगा, कौन विदेश मंत्रालय। तो मंत्रियों के विभागों का वितरण भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सलाह से करता है? प्रधानमंत्री की सलाह से। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति भी कर सकता है। ये कौन सी शक्तियाँ हैं? शासन संचालन शक्ति। पहला पढ़ा था हमने अधिकारियों, महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति। दूसरा शासन संचालन संबंधी शक्ति। विदेशी क्षेत्र में शक्ति। राष्ट्रपति भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते विदेशी क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वैधानिक प्रमुख कौन होता है? संघ का राष्ट्रपति होता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। विदेशों के लिए राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। विदेशों के राजदूत व राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है कि किसी विदेश के देशों ने भारत में अपने राजनयिक राजदूत नियुक्त किए हैं। उनके प्रमाण पत्रों को भी कौन स्वीकार करता है? राष्ट्रपति करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, हालांकि इसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। जो भी इंटरनेशनल
ट्रीटी संधियाँ होती है, समझौते होते हैं, उन सब को किसके नाम पे किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, क्योंकि वो भारतीय संघ का क्या होता है? वैधानिक प्रमुख होता है। लेकिन इन सब के लिए ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी के साथ भी ये संधियाँ समझौते कर सकता है। किसकी अनुमति होगी? संसद की अनुमति अनिवार्य होती है। तो ये विदेशी क्षेत्र में शक्ति। अब है सैनिक शक्ति। राष्ट्रपति भारत के सैनिक बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह थल सेना, जल सेना, वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। सभी जल, वायु, थल तीनों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और इनके प्रमुखों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। अतः राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। वैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन उसको किसकी अनुमति लेनी होती है? संसद की अनुमति लेनी होती है। बिना संसद की अनुमति के राष्ट्रपति न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है, न सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति की शक्ति थी सैनिक क्षेत्र में। पहली हमने पढ़ी महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति, फिर उसके बाद प्रशासन या शासन संचालन संबंधी शक्ति, विदेशी क्षेत्र में शक्ति और सैनिक क्षेत्र में शक्ति। ये कैसी शक्तियाँ थी राष्ट्रपति की? ये शक्तियाँ थी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। अब हम पढ़ेंगे विधायी शक्तियाँ। विधायिका से संबंधित क्या क्या शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही, साथ ही भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद का निर्माण किससे मिलकर होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर किसका निर्माण होता है? संसद का निर्माण होता है। तो राष्ट्रपति संसद का भी अभिन्न अंग है। इस रूप में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र की भी विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त हैं। वो कौन कौन सी हैं? विधायी क्षेत्र का प्रशासन। देखिए, राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है, सत्र आहूत करता है, अधिवेशन बुलाता है, अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है, सत्रावसान करता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। अब तक ऐसा कितनी बार हुआ है? 9 बार लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया गया है। तो वह लेकिन किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति। तो ये शक्तियां हैं विधायी क्षेत्र से, विधायिका से संबंधित। विधायी क्षेत्र का प्रशासन, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। कितने सदस्य? 12 सदस्य। वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 331 में किया गया है। 2 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। किसमें? लोकसभा में। 12 सदस्यों को किसमें? राज्यसभा में। तो ये सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति विधायिका से संबंधित शक्ति है। विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। कोई भी विधेयक कानून बनता है तो उसके लिए दोनों सदनों से पारित होने के बाद जब तक राष्ट्रपति उस पर अपने स्वीकृति नहीं देता है, सिग्नेचर नहीं कर देता है, तब तक वो विधेयक कानून नहीं बनता है। तो विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग कैसे करता है? जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है
और यदि स्वीकृति दे देता है तो विधेयक कानून बन जाता है, पारित माना जाता है, कानून हो जाता है। वो विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, वह विधेयक को अपने पास रख लेता है और उसकी स्वीकृति सुरक्षित रख लेता है। और विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है तो, यहाँ पे याद रखना, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के आधार पर ही इस विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो विधेयक को, धन विधेयक को छोड़कर संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो निषेधाधिकार से संबंधित 3 तरह की शक्तियां हैं, या तो विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे, या अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले, या उसको पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दे। यदि संसद विधेयक को संशोधन के बाद या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति स्वीकृति देनी होती है। फिर वो बाध्य हो जाता है, यदि राष्ट्रपति ने विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और संसद उस विधेयक को या तो संशोधन करके या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करती है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है अपनी स्वीकृति देने के लिए। तो ये निषेधाधिकार का प्रयोग है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123, वह संसद के सत्रावसान का मतलब होता है जब सदन नहीं चल रहा होता है, संसद नहीं चल रहा होता है, की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। कोई भी आदेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति, कब? जब संसद नहीं चल रहा है और संसद की पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी किया और उस समय संसद नहीं चल रहा था, लेकिन बाद में जब संसद चलेगा, बैठक होगी, तो 6 सप्ताह के भीतर उसका अनुमोदन होना आवश्यक है, वो संसद से पारित होना आवश्यक है। यदि संसद उसका अनुमोदन नहीं करती है तो 6 सप्ताह के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश समाप्त हो जाता है। वह किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। राष्ट्रपति, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। तो ये राष्ट्रपति की विधायिका से संबंधित शक्तियाँ थी। अब वित्तीय शक्तियाँ। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। वह वार्षिक वित्तीय विवरण, केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। ये भी वित्तीय शक्ति है राष्ट्रपति की। अब न्यायिक शक्तियाँ, पहले हमने पढ़ी कार्यपालिका संबंधी शक्ति, उसके बाद विधायिका संबंधी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, और अब है न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह एडवाइज ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, लेकिन वह उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्षमादान, अनुच्छेद 72। देखिए, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के लिए दंडादेश को, जो उसको दंड दिया गया है, उसको निलंबित कर सकता है।
परिवर्तित कर सकता है, या दंड में क्षमादान, प्राण दंड स्थगित कर सकता है और माफ़ी प्रदान कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है, जैसे मृत्यु दंड दिया गया, तो वो उसको स्थगित कर सकता है। यदि किसी को आजीवन कारावास दिया गया तो वो उसको कम कर सकता है। यदि किसी को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा दी गई तो वो उसको साधारण कारावास में परिवर्तित कर सकता है। तो ये शक्ति भी, न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी दी गई है। तो आज हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको अनवरत ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।